नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और हिंदी कहानी से संबंधित जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 4 है। और हम लोग पिछले जो 3 प्रैक्टिस हुआ उसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम लोग प्रैक्टिस 4 हिंदी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो ऐसे है कि रानी माँ का चबूतरा कहानी में अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। तो देख सकते हैं हम लोग 4 इसमें ऑप्शन दिया है। मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता एवं संघर्ष का, दूसरा है भेदभाव की स्थिति का, तीसरा है असमानता का, और उपरोक्त सभी। चूँकि देखिए दोस्तों, ये वाला जो कहानी है रानी माँ का चबूतरा, ये हम लोग के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इससे फिर भी संबंधित क्वेश्चन आया है। ठीक, तो हम जैसा कि बताए थे आप लोग को पिछली जब सेट लगा रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को जो कहानी पढ़े हैं उससे ही क्वेश्चन आए, क्योंकि हाँ उससे आएगा, उससे ज़रूर आएगा, लेकिन उसके अलावा भी जैसे दिया है, जैसे कि हिंदी गद्य का विकास में जो सेकेंड यूनिट में नीचे वाला टॉपिक है कि हिंदी कहानी के उद्भव और विकास, फिर उसके बाद वहाँ पे 2000 ईस्वी तक, 20वीं शताब्दी तक दिया है प्रमुख कहानीकार एवं प्रमुख उनकी कहानियाँ। तो फिर वहाँ से ये क्वेश्चन उठा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और इसको हल करेंगे। तो देखिए, ये जो रहा रानी माँ का चबूतरा कहानी में अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। तो इसमें दोस्तों मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता एवं संघर्ष का है इस कहानी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई कृत रानी नागमती की कहानी किस कहानी का अनुकरण है। मतलब रानी नागमती की कहानी किस कहानी को अनुकरण करता है, चाहे उसी पथ पे, चाहे कहानी सेम वैसा ही चलता है। अनुकरण का मतलब ही होता है कि आगे वाले के पद पे चिन्हों पे चलना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, राजा भोज का सपना, दुलाई वाली, रानी केतकी की कहानी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो वो कहानी है दोस्तों, वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, रानी केतकी की कहानी, रानी नागमती की कहानी का अनुकरण है। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त का स्वर किस प्रकार की कहानियों में मुखर हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया है 4 ऑप्शन, नई कहानी, दलित कहानी, महिला कहानी और इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, दलित कहानी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि आनंदी चंपा नारायण किस कहानी के पात्र है। आनंदी चंपा नारायण किस कहानी के पात्र है। तो ये कहानी दोस्तों आपका हो जाएगा अभिमान कहानी से है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखिए ये भी हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा पूछ दिया है। तो आप लोगों को एक दिन हम ऐसा करेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उससे संबंधित क्लास ले लेंगे, क्योंकि हम लोग तो कहानी से संबंधित क्लास लिए हैं, कुछ बात भी किए थे कुछ अन्य प्रमुख कहानीकारों के कहानियों के, लेकिन उनके कुछ प्रमुख पात्रों पर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों को क्लास 1-2 दिन में जल्दी मिल जाएगी। आप लोग हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की क्लासेज जो है वहाँ पर आप लोग जाके लॉगिन करके अन्य क्लासेस भी आप लोग कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को बताया गया है चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। दुलाई वाली कहानी में चित्रित है, और नीचे ऑप्शन दिया है काशी के लोगों की दिनचर्या का, रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्र, और फिर स्त्री पुरुष की सोच और मनोभावों का चित्रण, और अगला है नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ए में 1 2 3, फिर दूसरा में 2 3 4, फिर तीसरा में 3 4 और चौथा में 1 2 3 4। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से कौन सा कूट सही है। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो काशी के लोगों की दिनचर्या, दुलाई वाली में जब वो लोग बैठ के चलते हैं बनारस से तो पूरा चर्चा होती है काशी के लोगों की दिनचर्या, रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्रण की, लोग कैसे एक महिला जैसे शॉल ओढ़ के बैठी रहती है दुलाई, जिस पे ये कहानी है, तो उस पर कैसे लोग बात करते हैं, स्त्री पुरुष को सोच और मनोभाव का चित्रण। वहाँ पर कई स्त्रियाँ कैसे कहती है कि इसका हस्बैंड छोड़ के चला गया है, तो फिर कई लोग कहते हैं ये लेके अपने घर पे जा रहे हैं। मतलब तमाम तरह की अलग अलग बातें होती है। नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण भी हुआ है वहाँ पे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। दुलाई वाली कहानी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, हम लोग बहुत हंसते हंसते पढ़े थे, और कहानी बहुत ज़बरदस्त है 2 दोस्तों की। तो अगर हमारे जो दोस्त कहानी नहीं अभी पढ़े होंगे
तो अगर समय आपके पास है तो उसमें से 25 मिनट कहानी समय निकाल लीजिए और जाके जो एक प्ले लिस्ट है हिंदी साहित्य UGC नेट JRF क्लासेज, उसमें धुलाई वाली कहानी को हम लोग संक्षेप में क्या मतलब मूल पाठ को पढ़े हैं और उसको विश्लेषण करते हुए, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे संबंधित नोट्स भी आप लोग को बनाया गया है। ये जो चीज़ें यहाँ हम लोग हल कर रहे हैं, ये इस पर हम लोग बात अच्छे से कर चुके हैं वहाँ पे, और लगभग नोट्स भी बनाया गया था आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो हमारे दोस्त नए होंगे बिल्कुल वहाँ से करेंगे, आप लोग को सारा मटेरियल मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे है कि धुलाई वाली कहानी के पात्र है, और देखिए 4 पात्रों का नाम दिया है, वंशीधर, मुरारी देसाई, इक्केवाला, जानकी देवी। और तो चलिए यहाँ पे कूट दिया है कि 1 2 3 स्टार्टिंग के हैं, फिर 1 2 वंशीधर और फिर इक्केवाला, फिर आगे हम लोग देख सकते हैं दिया है 3 4 और फिर 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे जो दोस्तों होगा इनमें से हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा आपका, जिसमें हो जाएगा आपके 1 और 2 वंशीधर और इक्केवाला, ये धुलाई वाली के पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। यहाँ पे वंशीधर और इक्केवाला धुलाई कहानी के पात्र हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे है कि धुलाई वाली कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ना कि ये पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो सही नहीं है इस बात को हम लोग को बहुत ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो दे रहा है यहाँ पे, यह एक मनोरंजन प्रधान कहानी है, इसमें मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग हुआ है, और कहानी में तत्कालीन समाज का वर्णन नहीं हुआ है, दे रहा है। और फिर प्रेम इस कहानी के मूल में निहित है, धुलाई वाली कहानी के। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन सही होगा, नीचे दिया है 1 3 3 4 B और फिर D दिया है 2 3। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका B सही है, 2 और 4। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन सही है 2 और 4 है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे जैसे कि इसमें मौलिकता एवं कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग हुआ है और प्रेम इस कहानी की मूल निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B सही है। ठीक है, 2 और 4। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 कैसे है, देखिए बड़ी लंबा खींच दिया गया है इधर। चलिए हम लोग नज़दीक करके देख लेंगे क्या दिक्कत है। दिया है कि जैनेन्द्र में विचारक कलाकार अपने कलात्मक और विचारात्मक अस्तित्व को किसी भी प्रकार कहीं भी जरा भी एक दूसरे से अलग ना देख पाता है और ना ही रख पाता है। जैनेन्द्र के संबंध में यह कथन किसका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन दे रहा है जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, यशपाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा, प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे ने यह कथन दिया था जैनेन्द्र के संबंध में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे है कि कहानी अंधेरे की चीख या अकेली करा नहीं, अपितु अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है, सहयोगी यात्रा है। कहानीकार का कोई भी अनुभव ऐसा इकहरा, इकलौता, अलग थलग या अनोखा नहीं होता जिससे सिर्फ वह वहीं गुजरा हो। हाँ, अनुभव से अर्थ तक पहुँचने की तलब या तलाश उसकी अपनी शक्ति है। ठीक, दे रहा है कि जिसे सिर्फ वहीं गुजरा हो। हाँ, अनुभव से अर्थ तक पहुंचने की तड़प या तलाश अपनी हो सकती है। ठीक, आगे है कहानी के संबंध में उक्त विचार किसका है। कहानी के संदर्भ में ये विचार किसने दिया है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दे रहा है, राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आप लोगों का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A सही है, राजेंद्र यादव। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार मनु भंडारी की रचनाओं का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, मैं हार गई, नायक, खलनायक, विदूषक और यही सच है। फिर आगे दे रहा है आपका ऑप्शन कि यही सच है, मैं हार गई, नायक, खलनायक और विदूषक। और फिर
ऐसे ही आगे पीछे करके आप लोग का क्रम दे रहा है। तो हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। सबसे पहला होगा मैं हार गई, फिर यहीं से अच्छे, फिर नायक खलनायक विदूषक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चला गया है, वो टाइप करते वक्त थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, लीजिए, अपने हाथ से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, शुभ हाथों से दे रहा है ऑप्शन नागफांस, जुगलबंदी, इसी शहर में और धरातल। और इसी ऑप्शन को दोस्तों क्रम चेंज करके आगे पीछे दे दिया है 4 ऑप्शन। तो हम लोगों को सही करना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दोस्तों इसी शहर में, फिर धरातल, नागफांस और जुगलबंदी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसी शहर में, धरातल, नागफांस और जुगलबंदी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और ये इस पे हम लोग चर्चा काफ़ी बार कर चुके हैं, क्लास में भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इससे क्रम बदल के, इसका समय काल देख के और सुमेलित कर कीजिए, तमाम तरह के इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। पर देखिए फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे आप लोगों को सेट में इंक्लूड कर दिया ताकि ये चीज़ आप लोग को ध्यान में आ जाए। तो जिसने भी जयशंकर प्रसाद की जो हम लोग आकाशदीप कहानी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने इस बात का बहुत अच्छे से चर्चा किया था। इस क्वेश्चन पे तो खास तौर पे चर्चा किया था कि भरोसा नहीं ये कब आ जाए, क्योंकि इतनी बार आ चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रतिध्वनि, छाया, आंधी और आकाशदीप 4 ऑप्शन है और इसी को क्रम बदल के 4 ऑप्शन बनाया गया है। ठीक है, 4 विकल्प। तो इसमें से जो सही है वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए आप लोगों के डिमांड पे एक से एक क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पे। अब हमने एक सूची और दूसरी सूची और सुमेलित वाला बनाया है। ये क्वेश्चन चूँकि कल भी हुआ था पिछले प्रैक्टिस में, जब हम लोग 3 नंबर प्रैक्टिस किए थे। तो भाई छोड़ थोड़े सकते हैं, दिन पे दिन खुद को डेवलप ही करना है ना। परीक्षा तक इतना तैयार कर लेना है कि फिर जब वहाँ पहुँचे तो अब की बार आर या पार हो। तो अब की बार अब ये ना रह जाए कि तू नहीं कोई और सही, तू सही और तू ही सही, बस अब की बार करना है, मारना है बिल्कुल। अब की बार निकालिए आप लोग, JRF निकालिए, नेट भी नहीं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस में देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि एक तरफ छलांग है, मतलब एक तरफ सूची फर्स्ट है कहानी और एक तरफ कहानीकारों के नाम है। तो देखिए छलांग का हम लोग सुमेलित करते हैं, तो देख लेते हैं कि कौन सा होगा। तो देखिए छलांग ज्ञान रंजन का है, तो यहाँ पे ए का फर्स्ट हो जाएगा। रुकिए एक बार थोड़ा हम इंक ले लें। छलांग का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद जो त्रिकोण है, त्रिकोण का आपके कृष्ण बलदेव वैद हो जाएंगे, कैद हम बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों। उसके बाद ऋक्ष के दुंदा सिंह और विध्वंस का गंगा प्रसाद बिमल। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है ये देखना है। तो आप लोग देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा सही है 13 नंबर क्वेश्चन का। और तो अगर आप लोग समझ गए हैं तो वही ऑप्शन दोस्तों सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जी हाँ, 1 2 3 4। ठीक, चलिए ये एक आसान बनाया गया था। चलिए अब अगला देखते हैं कितने लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग तब तक पढ़ते हैं। वही चीज़ है, एक तरफ कहानी दूसरी तरफ कहानीकार। कहानी है रामलीला, तो रामलीला के कौन कहानीकार हैं तो आप लोग बताइए ज़रा। तो देख सकते हैं हम लोग रामलीला के राधा कृष्ण ही हैं। तो इसके ऑप्शन नहीं दोस्तों, इसके पहले हैं चिक का पर्दा और इसके जो हैं कहानीकार श्रीनिवास जोशी है। टनाटन और टनाटन के जो हैं वो श्री कृष्ण प्रसाद गौंड यही है। और मौसेरे भाई के कांतानाथ पांडे ये है। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, 1 2 3 4। आप लोग डर गए थे ना कि लग रहा है कि इसमें ऊपर नीचे बना कर रखा रहेगा। देखिए कभी कभी जिसी ऐसा ही खेल रहा है हम लोग के साथ, क्या होता है कि क्वेश्चन फर्स्ट दे देगा उसका ऑप्शन सही रहेगा और सेकेंड में हम लोगों को लगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम टू सेम दे दे, भाई चेंज तो होगा ही। तो हम लोग वहाँ चेंज करने के चक्कर में ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं और दिमाग के चक्कर में क्वेश्चन आ जाते हैं गलत करके। तो ऐसा नहीं है, आप लोग का एक बीच में ये डेमो था वैसा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे है कि सुमेलित कीजिए और वही है कहानी और कहानीकार का नाम है।
तो देखिए एक तरफ है यही सच है और ये कहानी किसका है आप लोग बता सकते हैं। तो ये सच है, कहानी आप लोग का है मनु भंडारी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन एक से सुमेलित होगा। टुकड़ा टुकड़ा आदमी, यह मृदुला गर्ग का है, तो इसका भी फर्स्ट होगा। एक नीच ट्रेडी, और ये है आपका मृणाल पांडे का हो जाएगा। और फिर आतंक बीज, ये निरुपमा सेवती का हो जाएगा। तो हम लोग इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग का ऑप्शन। तो दोस्तों घुमा फिरा के वहीं फिर बात हुई, तो 1 2 3 4 ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी, ध्यान दीजिएगा, या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वहीं जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है, नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? और 4 यहाँ नाम दे रहा है, डॉक्टर नामौर सिंह, प्रेमचंद, यशपाल और धर्मवीर भारती। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो विचार है कथन ये जो है ये डॉक्टर नामौर सिंह का था। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, डॉक्टर नामौर सिंह। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव बिंदु है। पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। और फिर आगे दे रहा है कि नई कहानी के संबंध में यह विचार किसने व्यक्त किया है। 4 नाम दे रहा है, श्यामलाल, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, और फिर आगे दे रहा है डी ऑप्शन भारतेंदु। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है ये कथन कमलेश्वर का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य कथा तत्व का ह्रास, नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता है। और फिर हम लोग देखते हैं फिर इसको, तो श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्रगुप्त, धर्मवीर भारती और श्रीनिवास दास, 4 ऑप्शन दे रहा है। तो ये कथानक को महत्व नहीं देता है। तो आइए हम लोग देख सकते हैं कौन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो उपरोक्त कथन किसका है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, देखिए यहाँ पे प्रेमचंद हो गया है, प्रेमचंद रहेगा। तो चलिए आप लोग ऐसे डा लगा लीजिएगा, शांति प्रिय द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वह है प्रेमचंद, यह कथन प्रेमचंद का है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया और वापसी। और इसी चारों क्रम को आगे पीछे करके वो चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो होगा आपका वो हो जाएगा पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया और वापसी। पहला ही नंबर दोस्तों ऑप्शन सही है, तो इसका पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी, ठीक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। और फिर वही चीज़ें यहाँ पे दिया है, मिठाई वाला, इंदुमती, यक्षगान और वापसी। और इसी चारों ऑप्शन को बार बार बदल के 4 विकल्प बनाया है। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही है वो है पहले इंदुमती, उसके बाद मिठाई वाला, उसके बाद वापसी, उसके बाद यक्षगान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे भी सेम उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन बनाया गया है, प्रेमचंद, सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और किशोरीलाल गोस्वामी। और फिर इन्हीं चारों ऑप्शनों को इर्द गिर्द इधर उधर करके 4 विकल्प बनाए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो है किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचंद, फिर सुदर्शन। और ये ऑप्शन आपका विकल्प नंबर सी है। तो आपका यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही अनुक्रम है। और फिर इसी पैटर्न पे दे रखा है आपके 4 ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो जब हम लोग
क्रम के अनुसार जब देखेंगे जन्म काल के अनुसार तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद, फिर आगे आएंगे, उसके बाद राजेंद्र यादव, उसके बाद निर्मल वर्मा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर आप लोग के लिए पेशकश है एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जिसका मतलब ट्रेंड ही बन गया है, यहीं ज़्यादातर पूछ रहा है आपका। तो चलिए सुमेलित करने वाला देखते हैं। और सुमेलित करने वाले में यहाँ पे आप लोगों के सामने जैसा कि देख रहे होंगे, एक तरफ कहानी है और दूसरी तरफ कहानीकार है। तो पहला है कहानी कि दिल्ली कहाँ है। तो चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। तो आपके कौन सा हो जाएगा, तो ये दिल्ली कहाँ है, महिषिम का है, महिषिम का। तो आपके तीसरा हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग कूट में लगाना चाहें, एक लगाने का कूट तरीका भी होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला का तीसरा हो गया, तो पहले मान लीजिए यहाँ पे अगर आप लोगों को कंफर्म है कि दिल्ली कहाँ है, इसके महिप सिंह होंगे, तो 2 तो निगलेक्ट हो गए। ऐसे ही बच्चा आपके पास 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शनों को हम लोग कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। चलिए मान लीजिए पहला में दोनों में 3 कॉमन हो गया, 2 तो निगलेक्ट हो गया, अब 2 बचा है, तो 50-50 चांस है आपके क्वेश्चन सही होने का। अब हम लोग दूसरे पर चलेंगे। तो दूसरे पर देख लेंगे शहर में ये कहानी किसकी है आपके, तो गंगा प्रसाद बिमल की। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर इतना 2 ऑप्शन आप लोगों को मालूम है तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। लेकिन अगर इतना भी नहीं मालूम है तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं जलती झाड़ी। तो जलती झाड़ी आपके किसके हो जाएंगे, तो ये निर्मल वर्मा के, ठीक। और फिर जो लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी पतिव्रता, तो इसके हो जाएंगे आपके रामदेव शुक्ल। तो ये तो अगर आपके 2 भी ऑप्शन आ रहा है ऐसे में सुमेलित करने वाले में, तो आप लोग फिर आगे मत सोचिए, टिक लगा दीजिए। बस देख लीजिए कि आगे ऑप्शन तीसरा सेम ना हो किसी में। चलिए अब हम लोग फिर जन्म काल के अनुसार आ गए। आप लोगों को बोले थे ना कि क्वेश्चन इतना मतलब कराया जाएगा मज़ेदार कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया है। तो चलिए देख सकते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कहानीकारों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, मुक्तिबोध और मोहन राकेश। और फिर इन्हीं को बदल के 4 ऑप्शन बनाया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं जन्म काल के अनुसार। तो सबसे पहला जो नाम लिख सकते हैं तो वो है भीष्म साहनी, उसके बाद मुक्तिबोध, और उसके बाद मोहन राकेश, उसके बाद धर्मवीर भारती। और यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। यहाँ पे बी होना चाहिए तो यहाँ पे सी हो गया है, यहाँ पे सी होना चाहिए तो डी हो गया है, और डी होना चाहिए तो यहाँ पे बी हो गया है। तो चलिए जो ऑप्शन हम लोगों का सही होगा वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही। मान लीजिए अगर सी लिखा है तो सी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा उसको हम पूरा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो है ये, जिसमें भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती है, ठीक। अगर चीज़ें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कहानीकारों का सही अनुक्रम है। तो देखिए दोस्तों कितना जन्म काल के अनुसार पूछ रहा है। तो हम लोग एक दिन ऐसा करते हैं कि बीच में, अभी तो थोड़ा सा समय है, तो बीच में किसी दिन पूरा जो भी कहानीकार है मुख्य रूप से उनका हम लोग तैयार करते हैं ढांचा, खाका, और फिर एक बार हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जन्म काल के अनुसार किसका क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और फिर निर्मल वर्मा। तो 4 ऑप्शन दिया है और चारों को फिर बदल के 4 वैकल्पिक वो बनाया है विकल्प। तो यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और निर्मल वर्मा, पहला ही ऑप्शन दोस्तों सही है जो पहला दिया है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और निर्मल वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कहानीकारों का सही अनुक्रम है। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे, और 4 ऑप्शन दे रहा है, किशोरीलाल गोस्वामी, भगवान दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही आपका ऑप्शन होगा, तो पहला उसमें रहेगा इंसा अल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, भगवान दास और फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगला ऐसे है कि एक तरफ कहानी है, दूसरी तरफ कहानीकार है। तो हम लोग देख सकते हैं एक तरफ कहानियों के नाम है और दूसरी तरफ कहानीकारों के नाम है। तो चलिए मिलान हम लोग करते हैं। तो
तो देवव्रत किसका है? तो देवव्रत प्रसाद जी का है। तो ये कहानी प्रसाद जी का है। चलिए अब हम लोग देखिए दो दो किस्में हैं, तो अब की बार दो तीन ऑप्शन में है। चलिए 4 को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। आपके पास बचा 3 ऑप्शन जो अभी सही होने के चांस है। ठीक है, तो अभी 33.3 समथिंग परसेंटेज सब पे है। चलिए अब हम लोग बड़े घर की बेटी, तो बड़े घर की बेटी किसका है? तो ये प्रेमचंद जी का है। तो जो अगला होगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 4। तो चलिए यहाँ फिर एक ऑप्शन बचा, लेकिन रुक जाइए। ठीक, यहाँ हो सकता है एक और आपके पास ऑप्शन हो ई। ठीक, जो सी नंबर है वो है बुद्धू का कांटा, और ये किसका है? तो आपका हो जाएगा बुद्धू का कांटा, आपका हो जाएगा किसका? गुलेरी जी का है। तो बुद्धू का कांटा आपका ये हो जाएगा आपका, बुद्धू का कांटा किसका है? यशपाल कौशिक, ये गुलेरी जी का ही है। और फिर जो अगला है, जो अगला है वो है आपका पर्दा, और ये है पर्दा यशपाल का है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। ए का 4, ए का क्या है? सेकेंड। ठीक, दूसरे का 4, बुद्धू का कांटा का हो जाएगा गुलेरी जी, और आपका पर्दा का यशपाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। ठीक, चलिए सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम है, सुमेलित कीजिए और कहानी और कहानीकारक का नाम। तो चलिए हम लोग पहले मिलान करते हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी किसका है आप लोग बता सकते हैं? तो शतरंज का खिलाड़ी है प्रेमचंद जी का, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रेमचंद जी का। आकाशदीप आपका है प्रसाद जी का, तो यहाँ पे प्रसाद जी का। फिर जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है आपका विशंभरनाथ कौशिक, तो यहाँ पे रक्षाबंधन विशंभरनाथ कौशिक। और फिर जो पंचलाइट है, तो पंचलाइट आप लोगों को मालूम ही होगा किसका है। तो पंचलाइट आपका है फणीश्वर नाथ रेणु। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन निम्न में से कूट में सही है। पहला का होना चाहिए आपका 3, तो पहला का जो 3 हो रहा है तो सेकेंड ऑप्शन सही है इसके अनुसार। तो हम लोग यहीं पे फिर रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी किसी में आपका ऑप्शन पहला नंबर पे 3 नहीं दिया है, तो पहले तो घबराना नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 की, एक तरफ कहानी है दूसरी तरफ कहानीकार का नाम है वहीं फिर। और पहला है कि चाय घर में मृत्यु, ये मतलब किसकी है कहानी? तो ये है आपकी काशीनाथ सिंह की। तो ऑप्शन नंबर आपके 4। अब देख लीजिए इसमें से 4 कौन सा है। तो 4 3 2 1 सीधे सीधे आ गया। अब आगे अगर हम लोग ना मिलाएं, अगर संयोग से आपका ऑप्शन नंबर डी ना हो, ठीक है, और मान लीजिए डी भी हो और उसमें कोई ऑप्शन 3 करके दिया हो पहले पाल, तो देखिए हम अगर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर 4 हो गया किसी में ऑप्शन, अगर स्टार्टिंग में 4 नहीं था तो आंख बंद करके हम लोग मार सकते हैं। ठीक, पहला मिला दिए। लेकिन चलिए हम लोगों को क्या करना है कि केवल मिलाना नहीं ना, हम लोग को हल करना है। तो ऐसे यहीं पे चूंकि ऑप्शन आप लोग का क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन आइए हम लोग मिलाते हैं। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स किसका है आपका? तो ये महेंद्र भल्ला का है। तो आपका भलाल देव नहीं है, महेंद्र बाहुबली थे और भलाल देव थे, यहाँ दोनों का कॉमन नाम है ये महेंद्र भल्ला। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं चीफ की दावत। चीफ की दावत आप लोग पढ़े हैं, किसका है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। चीफ की दावत देख सकते हैं, तो चीफ की दावत है आपकी भीष्म साहनी की, तो यहाँ पे बी। और उसके बाद आपका डी सावित्री है, सावित्री नंबर 2, तो ये आपके हो जाएंगे धर्मवीर भारती के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपके ऑप्शन सी सही है। अगला चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी कसम कहानी के संबंध में कौन सा कथन सही है? और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपका पहला, हीरामन 40 वर्ष से गाड़ीवान है। फिर हीराबाई एक नर्तकी है। इस कहानी पर इसी नाम से फिल्म भी बनी है। और यह कहानी और यह हीरामन और हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कहानी है। 4 ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला बार जब हम लोग कहानी पढ़े थे तो बहुत अच्छे से इस पर भी चर्चा हुई थी। तो अगर हमारे जो दोस्त कहानी नहीं पढ़ेंगे, एक बार हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये कहानी है। तो इस कहानी के हम लोग मूल पाठ को पढ़ चुके हैं।
तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप लोग को पूरी ये सब क्लासेज कहाँ मिलेगी, तो यूजीसी हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जीआरएफ करके एक प्ले लिस्ट है क्लासेज, तो उस पर आप लोग को ये सारी क्लासेज मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हीरामन 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान रहता ही है। हीराबाई एक नर्तकी रहती है। इस कहानी पर फिल्म बनी भी है तीसरी कसम नाम से, और हीरामन और हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कहानी है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे। तो चलिए बाकी पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है जब एक ऑप्शन आप लोग को सीधे सीधे मिल गया। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रगुप्त विद्या अलंकार की कहानी वापसी के संबंध में कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रहा है कि यह कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है, यह कहानी युद्ध की भयावहता को उजागर आज के संकट का बोध कराती है, यह कहानी सामाजिक भ्रष्टाचार को उजागर करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके कौन कौन से सही है। तो यहाँ इसमें जो अगर हम लोग वापसी कहानी पे बात करते हैं, चंद्रगुप्त विद्या अलंकार की कहानी वापसी जो है, तो चलिए हम लोग अगर इस पे बात करते हैं तो यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई थी, तो ये इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो एक और है, यह कहानी युद्ध की भयावहता और उजागर करती है और आज के संकट को बोध कराती है। तो यहाँ पे दोनों ये सही है, बस ये ऑप्शन और ये। तो इसके रिकॉर्ड अनुसार आपके ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 और 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 का डी सही। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अतिथि देवो भव कहानी संग्रह में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत किस पर सीधा प्रहार किया गया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। अन्याय व अत्याचार, सांप्रदायिक भेदभाव, शोषण तथा प्रत्येक प्रकार की अमानवीयता, और जो 4 नंबर ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 2 3 4 और फिर 3 4 1। तो हम लोग को देखना है कि यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो अतिथि देवो भव कहानी के संग्रह में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत किस पर सीधा प्रहार किया गया है। तो इसमें अन्याय और अत्याचार पे प्रहार किया गया है उस कहानी के अंतर्गत, सांप्रदायिक भेदभाव पे और शोषण तथा प्रत्येक प्रकार की अमानवीयता पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपके जो ऑप्शन सही होगा 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो 1 2 3 है जिसमें, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे है कि निम्नलिखित में से महिला कहानीकार हैं। और यहाँ पे 4 नाम दे रहा है, सूर्यबाला, मृणाल पांडे, चंद्रकिरण सोनरेखा, यही नाम है दोस्तों। फिर 4 नंबर पे है कमल कुमार। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन महिला कहानीकार है। तो सूर्यबाला, मृणाल पांडे, चंद्रकिरण सोनरेखा और फिर कमल कुमार, ये चारों महिला कहानीकार है दोस्तों। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों। अब देखिए आ गया आप लोगों के सामने बहुत ही मज़ेदार टाइप के क्वेश्चन। और पहले बात आप लोगों को हम एक बार कहेंगे कि थोड़ा ये ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए, हमारे कहने से लिख लीजिए भैया, अभी हम बताएंगे क्यों। देखिए निर्देश पहले आप लोग पढ़ लीजिए। निम्नलिखित स्थापना एवं तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। हम लोगों ने क्वेश्चन सेट तैयार किया है जिसका कुछ क्वेश्चन जिसमें कूट वाला है, जिसमें स्थापना आता है, कथन निष्कर्ष वाला जो आता है। ठीक है, तो स्थापना और आगे जो है उसका तर्क। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अभी तक तो हम लोगों ने तमाम तरह के क्वेश्चन देखा और जिस पे चर्चा की, जिसमें सुमेलित वाला, क्रम वाला, फिर कहानी का उद्देश्य, विषय, ये इन सब चीज़ों पे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सबसे हटके है और ये बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इतना बस नोट कर लीजिए। आप लोग को पहले बता दें, पहले आप लोग कूट नोट कर लीजिए, क्योंकि नीचे बार बार हर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे कूट तो नहीं मिलेगा, तो कूट नोट कर लीजिए। और पहला है कूट जो है कि ए और आर दोनों सही है। ए ऑप्शन का मतलब ए और आर दोनों सही, बी का मतलब ए सही आर गलत, और फिर सी का मतलब है ए गलत आर सही और ए और आर दोनों गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर ये आप लोग चारों नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़े। एक बार हम फिर कह रहे हैं कि आप लोग ये नोट कर लीजिए, ताकि अभी कहीं पन्ना होना हो तो नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। तो फिर क्वेश्चन में नीचे केवल ए आर हम लोग को ऑप्शन लगाना हो। चलिए अगर आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ध्यान में रख लीजिए कि पहला में ए और आर दोनों सही होगा, बी का मतलब ए सही आर गलत होगा, सी का मतलब ए गलत आर सही, और फिर ए आर का मतलब दोनों, डी का मतलब ए और आर दोनों गलत। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन ऐसे है, पहला जो स्थापना है कि नई कहानी का विकास 1950 के बाद हुआ। तर्क दिया जा रहा है, इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे तर्क है कि इनमें आधुनिकतावाद, व्यक्तिवाद और यथार्थवाद आदि का सूत्रपात हुआ है। तो अब बताइए यहाँ पे स्थापना नई कहानी का विकास 1950 के बाद हुआ, ये सही है, या फिर आगे इसमें से आधुनिकता, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद आदि का सूत्रपात हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये कथन स्थापना भी सही है और आर इसका जो तर्क है ये भी सही है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पे ए होगा आपका ऑप्शन, ए और आर दोनों सही। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। स्थापना दे रहा है कि कहानी में जीवन के किसी एक अंग का संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति होती है। तर्क दे रहा है कि तर्क दिया जा रहा है कि कहानी एक लघु काव्य विधा है, और फिर आगे है कि अतः उसमें किसी की समर्थन है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं आगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थापना और फिर दे रहा है आपका कि प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण की प्रधानता है, वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है। उन्होंने प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी अपनी विषय वस्तु बनाया है। ठीक है, तर्क क्या दिया जा रहा है कि युगीन परिवेश को पूर्ण व्यक्त करने में नई कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उपरोक्त प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन सही है आपके, तर्क, स्थापना और तर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 37 का ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर लिखे होंगे तो टिक करते चलिएगा, दोनों यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है 38 नंबर। स्थापना दे रहा है कि कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है, और फिर आगे दे रहा है कि कहानी का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना है। तर्क क्या दे रहा है कि उपन्यास और कहानी में आकार का ही भेद है। उपन्यास छोटा होने पर कहानी बन जाता है और कहानी बड़ी होने पर उपन्यास बन जाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि कहानियाँ दोस्तों बड़ी होती है। ऐसा है, कई कहानियाँ मिल के ना एक उपन्यास तैयार करती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ना कि कोई कहानी बड़ी हो जाए तो उपन्यास हो जाएगी, ये भी कहने की बात है। क्योंकि आप लंबी कहानियों में देख सकते हैं, एक से कहानी पढ़ी है। ठीक है, रानी सरंदा और अंधा, इधर कहानी देख लीजिए, और एक बुक है आप लोगों का राजेंद्र यादव का समानांतर कहानी, जो यूपीएससी के सिलेबस में लगा है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ पे लंबी कहानियों का एक लिस्ट ही पड़ा है, आप लोग चाहें तो वहाँ जाके लंबी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबी लंबी कहानियाँ हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक दुनिया समानांतर है, वो भी लंबी कहानी है। तो आप लोग को लंबी कहानी है तो पढ़ लीजिए। लंबी कहानी होने का मतलब उपन्यास नहीं होता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। लंबी कहानी होती है, हाँ कई कहानियाँ मिलके एक उपन्यास को तैयार करती है। तो ये रहा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहाँ ए कथन तो सही है लेकिन इसका तर्क गलत है। तो चलिए, एक समय के बाद बी ऑप्शन आया। अब अगला जो क्वेश्चन है, स्थापना दे रहा है कि प्रेमचंद युगीन कहानियों में सामाजिक समस्याओं को प्रमुख स्थान मिला। ठीक, और अगला जो है इसका ऑप्शन कि इस युग की कथावस्तु सामाजिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पे प्रेमचंद युगीन कहानियों में सामाजिक समस्याओं को प्रमुख स्थान मिला, ये ऑप्शन तो सही है। इसका तर्क दे रहा है कि इस युग की कहानियों की कथावस्तु सामाजिक समस्या है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए भी सही और आर भी सही। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि यथार्थपरक सामाजिक परंपरा ने हिंदी के विभिन्न कहानीकारों के आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थपरक दृष्टि से किया है, और इसका तर्क है कि यह कहानी का
परिवर्ती युग है। बस इतना ही है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ये सही है और उसका तर्क भी सही है। चलिए अब हम लोग पहुँच गए 41 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 ऐसे है कि नई कहानी का लक्ष्य नए भावबोध पर आधारित जीवन के यथार्थ अनुभव का चित्रण करना है। ठीक, और इसका तर्क क्या है? तर्क ऐसे है कि नया कहानीकार ना अतीत से जुड़ा है, ना ही भविष्य और के सपनों से। वह वर्तमान और वर्तमान में ही केवल अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी दृष्टि का केंद्र बनाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्थापना दिया ये तो सही है, और इसका जो तर्क है कि एक नया कहानीकार ना अतीत से जुड़ा है और ना भविष्य से, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है उसको केंद्र बनाया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए सही, आप लोग लगा लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 42 नंबर क्वेश्चन की स्थापना दे रहा है कि सचेतन कहानी का जन्म नई कहानी आंदोलन की ही प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। और फिर तर्क देख सकते हैं कि सचेतन कहानी नई कहानी की अपेक्षा अधिक स्वरूप एवं संतुलित एवं व्यापक दृष्टि की परिचायक कही जा सकती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये स्थापना और तर्क दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 ऐसे है कि नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ अहम, काम, चेतना, यौनाचार, नारी पुरुष संबंधों का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है। तर्क है कि नई कहानी में व्यक्तिवाद, यथार्थवाद और अनुभूतिवाद एवं आधुनिकतावाद की प्रतिष्ठा हुई है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्थापना के साथ साथ तर्क भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुँच रहे हैं अब 44 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, ये तो सही है। और फिर आर इसका है कि यह स्वतंत्रता भावनाओं को ओतप्रोत था, स्वतंत्रता भावनाओं से ओतप्रोत था, इसलिए दोस्तों इसको जब्त भी कर लिया गया था उस समय के अंग्रेजी शासन द्वारा। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही, ए सही है। बहुत सारे दोस्त हमारे सोच रहे हैं कि भाई ऑप्शन नंबर ए ही सही क्यों आप रखे हैं, क्यों नहीं दूसरा बनाए हैं। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग अब दूर करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नई कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, क्योंकि जीवन के शाश्वत मूल्य जैसी किसी चीज़ में इनका कोई विश्वास नहीं। और फिर आगे दे रहा है कि नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन है। नई कहानी किसी क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, जो स्थापना है, लेकिन बी सही है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। तो देखिए एक समय के बाद ऑप्शन नंबर सी भी आ गया। चलिए अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। वापसी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। तर्क यहाँ पे है कि यह कहानी युद्ध की भयावहता को उभागर आज के संकट का बोध कराने में सक्षम है। सही। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तर्क ए गलत है, सॉरी स्थापना, लेकिन इसका जो ये तर्क दिया है ये सही है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लीजिए हम आपका पूरा चेंज कर दिए, अब ये ऑप्शन नहीं सही होगा ऊपर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 दे रहा है कि सिक्का बदल गया कृष्णा सुब्ती की कहानी है, ठीक है, लेकिन आगे दे रहा है यह भारत पाक विभाजन के दर्द को बड़ी गहनता से उकेरने वाली कहानी है। तो सिक्का बदल गया कहानी दोस्तों आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो दोस्त हमारे कहानी अभी ये नहीं मूल पढ़े हैं तो जाइए, थोड़ा थोड़ा आप लोग टाइम देंगे 25 मिनट 30 मिनट, तो मूल कहानियाँ जो थोड़ी बड़ी भी है जैसे तीसरी उसरी कसम कहानी है तो आप लोग कम टाइम में पढ़ सकते हैं। तो और सिक्का बदल गया भी कहानी हम लोग पढ़ें, मतलब आप लोग को जितना यूजीसी नेट में 21 कहानियाँ पढ़ने उसका मूल पाठ हमने एक जो क्लास है हिंदी साहित्य यूजीसी नेट JRF की क्लास है जिसमें पढ़ाई गई है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। और उससे संबंधित एक क्लास उसके बाद लिया गया है जिसमें सारा नोट्स बनवाया गया है। जो हम लोग चीज़ें ये पढ़ रहे हैं ना कि पाक का दर्द गहनता को उकेरे की कहानियाँ और जो चीज़ें विषय के अंदर सारी चीज़ें वहाँ बताए हैं, लिखवाए भी हैं, तो आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ये समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कैसे है कि पंच परमेश्वर एक तरफ कहानी है और दूसरी तरफ पात्र के नाम है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिए हैं। अब आप लोगों को कहानी और कहानीकार ना मिलके एक तरफ कहानी और दूसरी तरफ उस कहानी के पात्र मिलेंगे, जो कि आपके हुबहू क्वेश्चन ऐसा आ रहा है अब आजकल यूजीसी में। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो देख लीजिए यहाँ पे पहला जो है पंच परमेश्वर है, यहाँ पे ऑप्शन ए छूट गया है। देखिए हम खुद से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा ये। उसके बाद बी है रूप की छाया। तो पंच परमेश्वर किसका है, पहले चलिए पंच परमेश्वर में कौन सा पात्र है पहले हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पे 5 पात्र दिया गया है, सरला, टिट्टी, नत्था, समझू, साहू और मेहरा। तो पंच परमेश्वर में जो दोस्तों पात्र है वो हैं आपके समझू और साहू, समझू साहू। तो आपके ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब हम लोग अगर देखें केवल फर्स्ट एक जब हम लोग लगाए, हम लोग को मालूम है कि समझू साहू होंगे। अगर इनके आधार पर अगर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन को सही करना चाहें तो ऐसे तो डी ऑप्शन सही हो गया, लेकिन आइए हम लोग को तो भाई पढ़ना है, जानना भी तो है ना। चलिए रूप की छाया जो है, तो रूप की छाया हो जाएगी आपकी इसमें सरला। सरला नाम की एक कैरेक्टर है वो आ गया है। क्योंकि आप लोग एक और शो देख रहे होंगे कपिल शर्मा शो, उसमें भी एक सरला नाम की कैरेक्टर आती है। तो हम तो जब पढ़ते थे इस क्वेश्चन को जब बना रहे थे तो हमारे दिमाग में आ रहा था कि सरला तो ये कब वहाँ पे है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है रोज कहानी। तो रोज कहानी में कौन आया है, तो हम लोग देख सकते हैं रोज कहानी में एक टिट्टी नाम हुआ है, टिट्टी नाम ही रहता है, तो ये है। और जो अभिमान कहानी है उसमें जो पात्र है वो है नत्था। तो आपका ये है, देख लीजिए इसके अनुसार आपका ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है 48 का। 49 नंबर कहानी देखेंगे, कहानी के क्वेश्चन देखेंगे। तो 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, शैतानी मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार और प्रेम प्रतिमा। चलिए नीचे कूट दे रहा है 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 और 4 1 2 और उसके बाद 4 दे दिया है। यही ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, चूँकि यहाँ पे रहेगा 3। ठीक, यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 होगा। चलिए अब हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कहानी पांडे बेचन उग्र शर्मा की है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है शैतानी मंडली है, इंद्रधनुष है और बलात्कार है। ये तीनों कहानी उग्र शर्मा के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और आज का जो सबसे लास्ट वाला कोटा है, आज का जो कोटा है 50 नंबर क्वेश्चन पे समाप्त करेंगे। तो निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कहानियों के पात्र हैं। और देखिए यहाँ पे 4 पात्रों के नाम दिया गया है, जया, हुमायूं, मालती और ममता। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे जो सही है, जया जो पात्र है ये इनकी कहानियों में आई है। आगे देख सकते हैं हुमायूं पात्र भी इनके कहानियों में आए हैं। और फिर ममता भी इनके कहानियों के पात्र रह चुके हैं। मालती दोस्तों एक उपन्यास है, हम लोग कह सकते हैं वो गोदान में मालती नाम आया है, जो प्रेमचंद की उपन्यास के पात्र हैं। या मालती एक और कहानी है, लेकिन याद नहीं किया रहा है। लेकिन ये बाकी ये जो 3 पात्र हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के कहानियों के पात्र रहे हैं, मालती नहीं रही हैं। तो इसके अनुसार दोस्तों जो ऑप्शन आपका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 2 4। तो ध्यान दीजिएगा, ये रहे जयशंकर प्रसाद जी को कहानियों के पात्र। तो दोस्तों आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का अपडेट, और आप लोग जो क्या बोलते हैं उसे बेल आइकन कहते हैं ना, तो नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालें तो आप पे फटाक से चला जाए। क्योंकि भाई पेपर नज़दीक आ गया है तो फटाक से चला जाएगा नोटिफिकेशन की वीडियो आ गई आप लोगों के पास, देख लीजिए। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अब यहीं पे प्रैक्टिस 4 समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में ऐसा करेंगे कि हम लोग विगत वर्षों के जितने क्वेश्चन कहानी से आ चुके हैं पिछली बार के, तो हम सबको उठाएंगे और इकट्ठे देखेंगे कि ये तो प्रैक्टिस है, तो क्या सेम टू सेम पैटर्न है, हम लोग उस लेवल पे काम कर रहे हैं या उससे बेटर कर रहे हैं या उससे अभी नीचे रह चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को नेक्स्ट क्लास में 50-100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन उससे भी रखते हैं, और एक मोटा मोटा आइडिया देखते हैं पिछले सालों का, कुछ सालों का क्वेश्चन उठा के। ठीक है, तो आज की दोस्तों अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हिंदी साहित्य वाले प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।